साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और इसीलिए इस पर सप्रेस कर देगा सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि प्लेटलेट को एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, तो वो नहीं होंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे और एज वेल एज रिलीज रिएक्शन भी प्लेटलेट्स का नहीं होगा। तो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इस एस्पिरिन का जो है ना ये क्लिनिकली अप्लाई किया जाता है इन प्रिवेंटिंग द मेजर थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीजेज इन रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम देते हैं, ठीक है। दूसरा एक्वायर्ड डिसऑर्डर कौन सा होगा? अदर में है सेवरल अदर एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड है विद वेरियस एबनॉर्मलिटीज इन द प्लेटलेट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स। इनमें आ जाती हैं यूरीमिया, लिवर डिजीज, मल्टीपल माइलोमा, वेल्डेनस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोबिनीमिया एंड वेरियस माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। अब डिटेल में हम देखेंगे तीसरे तरह के हेमरेजिक डिसऑर्डर्स जो कि हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। देखिए नॉर्मल कोएगुलेशन जो कि फिजियोलॉजी चैप्टर 5 में हमने थर्ड ईयर में भी पढ़ी, तो वो हमने पढ़ ली है। वो रिलेटिवली मोर कॉमन कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हमने वहाँ पढ़े आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस के और एम्बोलिज्म। डेफिशिएंसी हर 13 जो नॉन प्लाज्मा हमारे कोएगुलेशन फैक्टर हैं उनमें से हर एक की अगर डेफिशिएंसी जो है ना वो रिपोर्ट हुई भी है, जो कि इनहेरिट भी हो सकती है या एक्वायर्ड। इन जनरल कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स ना लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर्ड विद द अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की निस्बत अगर देखा जाए तो। द टाइप ऑफ ब्लीडिंग जो होगी ना कोएगुलेशन डिसऑर्डर में वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट सीन इन द वास्कुलर एंड प्लेटलेट एबनॉर्मलिटीज़ में जो ब्लीडिंग होगी। यानी अगर जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में ब्लीडिंग है वो डिफरेंट है वास्कुलर वाली ब्लीडिंग से या प्लेटलेट की एबनॉर्मलिटी वाली ब्लीडिंग से। इंस्टेड स्पॉन्टेनियस अपीयरेंस पेटिकिया की और पर्प्यूरास की प्लाज्मा कोएगुलेशन डिफेक्ट जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं मोर ऑफन इन फॉर्म ऑफ लार्ज काइमोसिस हो जाती है, इनमें हेमाटोमास होती हैं, ब्लीडिंग इनटू द मसल्स, जॉइंट्स में, बॉडी कैविटीज़ में, जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में। फॉर एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द कोएगुलेशन, होल ब्लड कोएगुलेशन टाइम जो हमने पढ़ा और ब्लीडिंग टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये कैरी आउट किए जाते हैं बाय कोएगुलेशन फैक्टर असे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पेज 330 में देखा। फिर कह रहा है कि डिसऑर्डर्स प्लाज्मा कोएगुलेशन फैक्टर्स के जो हैं वो यहाँ पे या तो हेरिडिटरी भी हो सकते हैं या एक्वायर्ड ओरिजिन के भी हो सकते हैं। अब हेरिडिटरी वाले कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स कौन से होंगे वो डिटेल में देखें तो मोस्ट इनहेरिटेड प्लाज्मा कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट जब आ जाए एक सिंगल कोएगुलेशन फैक्टर में उसकी वजह से होते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी। आउट ऑफ द डिफेक्ट इन वेरियस कोएगुलेशन फैक्टर जो दो मोस्ट कॉमन लिंक्ड इनहेरिटेड जो डिसऑर्डर्स हैं कोएगुलेशन वाले जो मोस्ट दो कॉमन है वो है एक सेक्स यानी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जिसको हम क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए कहते हैं, जो कि होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इनहेरिटेड डेफिशिएंसी फैक्टर नंबर 8 की। और दूसरा डिसऑर्डर है क्रिसमस डिजीज़ या हीमोफीलिया बी हम कहते हैं, इसमें क्या होता है डेफिशिएंसी होती है फैक्टर 9 की। एक और कॉमन और रिलेटेड कोएगुलेशन डिसऑर्डर है वॉन विलीब्रेंड्स डिजीज़। ये होता है जब वॉन विलीब्रेंड्स फैक्टर की जो है ना इनहेरिटेड डिफेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं, यहाँ पे इनहेरिटेड इसका डिफेक्ट हो, तो ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हो गए सारे हेरिडिटरी कोएगुलेशन डिसऑर्डर। अब एक्वायर्ड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में ऑन द अदर हैंड देखें तो ये यूजुअली इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज होती हैं। अब इनमें मोस्ट जो कॉमन एक्वायर्ड क्लोटिंग एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी, कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो जाए किसी लिवर डिजीज़ में, फिब्रिनोलाइटिक डिफेक्ट्स हों, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन यानी DIC। सबसे पहला डिटेल में देखें क्लासिक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, ये सेकंड मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी कोएगुलेशन डिसऑर्डर है जो कि वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ के बाद आता है और ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी या फिर रिड्यूस्ड एक्टिविटी हो जाए फैक्टर नंबर 8 की, जो कि हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। तो ये डिसऑर्डर जो है ना इनहेरिट होता है सेक्स यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की तरह, तो इसीलिए ये मैनिफेस्ट सिर्फ मेल्स में ज़्यादा क्लिनिकली करेगा, जबकि फीमेल्स जो हैं वो इसमें सिर्फ कैरियर्स होती हैं, क्योंकि उनके पास 2 एक्स होते हैं। अगर एक एक्स अफेक्टेड है भी तो फिर दूसरा नॉर्मल होगा, जबकि मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है और ये एक्स लिंक डिजीज़ है। तो वही एक एक्स अगर अफेक्टेड होगा जेनेटिकली जो है वो सही नहीं होगा तो दूसरा तो वाई है, तो उनमें ज़्यादा ये मेल्स में डिजीज़ होगी। हाउएवर ओकेजनली वुमेन जो है ना जो कैरियर्स होती हैं हीमोफीलिया की वो प्रोड्यूस कर सकती हैं कुछ फैक्टर 8 लेवल, कुछ ना कुछ लेवल फैक्टर 8 का फार बिलो 50%, और इसीलिए वो कुछ फीमेल्स जो वो सिम्टोमेटिक कैरियर्स भी होती हैं।
ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेयरली कुछ ट्रू फीमेल हीमोफिलिक्स भी होती हैं जो कि अराइज करती है फ्रॉम कंसेंजुनिटी विद इन द फैमिली, दैट इज़ कि वो होमोजाइगस फीमेल जो होती हैं। द चांसेस ऑफ अ प्रूवन कैरियर मदर पासिंग द एबनॉर्मलिटी टू हर चिल्ड्रन इज़ 50:50 फॉर ईच सन के लिए और 50:50 फॉर ईच डॉटर के लिए, ठीक है। हीमोफिलिक जो फादर होगा ना, उसके जो सन्स होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, क्यों? क्योंकि वो इनहेरिट करते हैं अपना वाई क्रोमोसोम ओनली, जिसमें तो जेनेटिक इम्यूनिटी है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो इसलिए जो सन्स होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अब ये डिजीज़ जो है ना वो एंशियंट टाइम से नॉन है, लेकिन श्नोलिन ने 1839 में इसको एक नाम दे दिया, ब्लीडर्स डिजीज़ कह दिया इसको, ठीक है। और इसका जो अभी जो नाम है वो है हीमोफीलिया। 1952 में फाउंड हुआ कि हीमोफीलिया जो है ना वो सिर्फ हमेशा डेफिशिएंसी फैक्टर 8 की हो इससे नहीं होता, बल्कि इंस्टेड ब्लड जो था कुछ पेशेंट्स का वो फैक्टर नंबर 9 से भी डेफिशिएंट था, क्रिसमस फैक्टर मतलब उनमें नहीं था, या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी नहीं था, ठीक है। अब करंटली हीमोफीलिया ए यानी क्लासिक हीमोफीलिया हम टर्म यूज़ करते हैं ताकि हम डिसऑर्डर जो है वो इस डिसऑर्डर के लिए जो कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए कहते हैं। जबकि हीमोफीलिया बी यानी क्रिसमस डिजीज़ हम कहते हैं जब फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो। अब फ्रीक्वेंसी हीमोफीलिया की वेरी करती है डिफरेंट रेसेस में। हाईएस्ट इंसिडेंस इसका ब्रिटेन, नॉर्दर्न यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में। वेस्टर्न लिटरेचर रिपोर्ट करता है कि ओवरऑल इंसिडेंस हीमोफीलिया का 1 है इन 10,000 मेल्स। एक और इंटरेस्टिंग फैसेट है कि हीमोफीलिया का जिसने अट्रैक्ट किया इन्वेस्टिगेटर्स को, रिसर्चर्स को, कि अकरेंस होती है इस डिसऑर्डर की इन द ब्लड ऑफ रॉयल फैमिलीज़ इन ग्रेट ब्रिटेन एंड सम यूरोपियन कंट्रीज़। अब आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। तो हीमोफीलिया ए जो है वो कॉज होता है जब क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिडक्शन आ जाए इसमें फैक्टर नंबर 8 में। ऐसा 90% ऑफ द केसेस में होता है, जबकि 10% के केसेस में ऐसा होता है कि फैक्टर नंबर 8 होता तो नॉर्मल है या बल्कि ज़्यादा लेवल होता है, बस उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी पैथोजेनेसिस है। अब फैक्टर 8 सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? हमारे हेपेटिक पैरेन्काइमल सेल्स में, और रेगुलेट करता है एक्टिवेशन हमारे फैक्टर 10 की, यानी ये 8 वाला 10 की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है इंट्रिंसिक कोगुलेशन में, पाथवे में, ठीक है। फैक्टर 8 सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड में एक लार्ज प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ, जो कि 99% ऑफ द फैक्टर बनाता है। फैक्टर 8 वॉन विलीब्रेंट फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरह से घूम रहा होता है। जेनेटिक कोडिंग, सिंथेसिस और फंक्शन इस वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के डिफरेंट है हमारे फैक्टर 8 से, और इसीलिए वो सेपरेटली नीचे कंसीडर हुए हैं अंडर द वॉन विलीब्रेंट डिजीज़। अब देखिए, नॉर्मल जो हीमोस्टेसिस होती है उसमें 25% फैक्टर 8 की एक्टिविटी होती है। दो ओकेजनल पेशेंट्स विथ जिनमें 25% फैक्टर 8 के लेवल जो है वो डेवलप कर जाते हैं। ब्लीडिंग यानी जिनमें सिर्फ फैक्टर 8 है ही सिर्फ 25%, ठीक है, डेफिशिएंसी है, तो उनमें ब्लीडिंग होगी। मोस्ट जो सिम्टमेटिक जबकि हीमोफीलिक पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे होते हैं अपीयर, तो उनमें फैक्टर 8 के लेवल्स बिल्कुल 5% से भी कम होते हैं, तभी उनकी सिवियरिटी ज़्यादा होती है। और वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली हीमोस्टेसिस में कितना रोल है फैक्टर 8 का? 25% इसकी एक्टिविटी होती है। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आएँ तो जो पेशेंट हैं हीमोफीलिया के वो ब्लीडिंग के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, जो ब्लीडिंग उनकी घंटों से दिनों तक चल रही होती है जब भी कोई उनको इंजरी होती है। तो क्लिनिकल सिवियरिटी डिजीज़ की कोरिलेट करती है विद प्लाज्मा लेवल ऑफ द फैक्टर 8 एक्टिविटी, ठीक है, कितना उसकी प्लाज्मा में फैक्टर 8 की एक्टिविटी है उस हिसाब से इसकी सिवियरिटी होगी। हीमोफिलिक ब्लीडिंग जो है ना वो किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली रिकरेंट पेनफुल हेमार्थ्रोसिस करवाती है एंड मसल हेमाटोमास होते हैं, समटाइम्स हेमेच्यूरिया भी होता है। स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस और ओरोफेरेंजियल ब्लीडिंग रेयर है, लेकिन ये हो सकती हैं और ये बहुत ही फियर्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज और ओरोफेरेंजियल ब्लीडिंग। नेक्स्ट लैब फाइंडिंग देखें तो फॉलोइंग टेस्ट एबनॉर्मल होते हैं। होल ब्लड कोएगुलेशन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा सीवियर केसेस में सिर्फ। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमेशा यूजुअली नॉर्मल रहता है।
एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या PTTK जो है ये टिपिकली प्रोलॉन्ग हो जाएगा। स्पेसिफिक जो असे है फैक्टर 8 का स्पेसिफिक असे, उसमें हमें उसकी लोवर्ड एक्टिविटी रेट की एक्टिविटी, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट ने डिजीज़ को मैनिफेस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर हाफ होगी तो उसका मतलब है कि वो कैरियर है। ट्रीटमेंट अब हम क्या दे सकते हैं? सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनको ब्लीडिंग एपिसोड्स हो रहे होते हैं, तो उनको हम फैक्टर 8 की रिप्लेसमेंट थेरेपी करके ट्रीट करते हैं, जिसमें फैक्टर 8 के कंसनट्रेट्स होते हैं या फिर प्लाज्मा क्रायोप्रेसिपिटेट्स। ठीक है। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सीवियर हीमोफिलिक पेशेंट्स की वो अप्रोच हो जाती है नॉर्मल, लेकिन इनमें ना एड्स की अकरेंस जो है मल्टी ट्रांसफ्यूज्ड हीमोफिलिक पेशेंट्स ने एडवर्सली अफेक्ट कर दी है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को। अब डिटेल में क्रिसमस डिजीज़ देखें यानी हीमोफीलिया बी, तो इनहेरिटेड डेफिशिएंसी फैक्टर 9 की क्रिसमस फैक्टर की या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट जो है इसकी जो डेफिशिएंसी है वो क्रिसमस डिजीज़ करवाएगी, या हम हीमोफीलिया बी भी कह सकते हैं। ये हीमोफीलिया ए की निस्बत रेयर कंडीशन है। ये एस्टिमेट हुआ है कि 1 in 10,000 मेल बर्थ में होता है, और इनहेरिटेंस पैटर्न और इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है ना फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के, वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं फ्रॉम दोज ऑफ द क्लासिक हीमोफीलिया। लेकिन एक्यूरेट लैब डायग्नोसिस जो है वो क्रिटिकल है, सिंस के हीमोफीलिया बी जो है वो रिक्वायर करती है ट्रीटमेंट विथ डिफरेंट प्लाज्मा फ्रैक्शन। यूजुअल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कोएगुलेशन के वो सिमिलर है बिल्कुल उसी तरह जैसा कि क्लासिक हीमोफीलिया में था, लेकिन बायो असे फैक्टर 9 का जो है वो रिवील करेगा कि उसकी एक्टिविटी लो है। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो भी हम सिम्टोमेटिक करते हैं। जो सिम्टोमेटिक हीमोफीलिया बी है उसमें हम इन्फ्यूजन जो है वो करते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की, या प्लाज्मा जो इनरिच्ड हो फैक्टर 9 के साथ, वो हम देंगे। बिसाइड्स द एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस की, क्रोनिक लिवर डिजीज़ का हो जाना, एड्स, ये जो है ना ये रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द फैक्टर 9 डेफिशिएंसी में ये कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती हैं और आगे जाके थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म भी करवा सकती हैं। थर्ड आ जाते हैं वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ पे। इसकी डेफिनेशन पैथोजेनेसिस देखें तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ VWD ये मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी कोएगुलेशन का डिसऑर्डर है जो कि क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट की वजह से होता है, जो कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर में आता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब इसका इंसिडेंस जो है एस्टिमेट हुआ है कि 1 होता है इन 1000 इंडिविजुअल, आइदर सेक्स में हो सकता है। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर जो है ना ये लार्जर फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर 8 वॉन विलीब्रेंड फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो हमने पढ़ा कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। दो और कंपोनेंट्स फैक्टर भी जो है ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर 8 कॉम्प्लेक्स, ये जो साथ मतलब कॉम्प्लेक्स बना के ये एज अ यूनिट सर्कुलेट कर रहे होते हैं और परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लोटिंग का, और प्लेटिलेट की अडेजन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ। और इसके अलावा ये जो है ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर जो है ना वो फैक्टर 8 के साथ कैसे डिफर करता है फॉलोइंग रिस्पेक्ट में। पहला तो ये कि जो जीन है ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड होता है, जबकि अगर 8 की बात करें फैक्टर 8 की तो वो क्रोमोसोम नंबर 10 पे लोकेटेड होता है। अब जस्ट जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के साथ इनहेरिट होगा, तो ये आइदर सेक्स में हो सकता है, जबकि फैक्टर 8 जो है वो सिर्फ सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और वो रिसेसिव है, तो वो सिर्फ मेल्स में होगा, दोनों सेक्स में नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर जो है वो सिंथेसाइज हमारे एंडोथेलियल सेल्स से होता है, मेगा कैरियोसाइट्स और प्लेटिलेट्स से, लेकिन लिवर से नहीं होता, जबकि फैक्टर 8 हमारे लिवर से सिंथेसाइज होगा। तीसरा फ़र्क ये है कि जो मेन फंक्शन है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का कि वो अडहेजन करवाता है प्लेटिलेट्स के हमारे सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ, जबकि फैक्टर 8 जो है फैक्टर 10 की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है इंट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे में। ठीक है, तो ये मेन 3 डिफरेंसेस हो गए। अब क्लिनिकल फीचर पे आए तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स से, और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग एक्सेसिव वूंड से हो रही होती है। तो 3 तरह की वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ होती हैं, एक होती है टाइप 1 डिजीज़, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वाली बहुत कॉमन है और इसमें क्या होता है कि माइल्ड से मॉडरेट डिक्रीज़ आ जाता है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का एक्टिविटी का प्लाज्मा में, यानी 50% एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट डिक्रीज़ आया है।
तो सिंथेसिस वॉन विलिब्रियन फैक्टर की वैसे नॉर्मल होगी, लेकिन उसका जो रिलीज़ होता है ना उनके मल्टीमर्स का, वो इनहिबिट होगा, ठीक है, रिलीज़ नहीं हो पा रही सही से और इसलिए एक्टिविटी कम हो रही है। टाइप 2 डिजीज़ की जब बात करें तो ये इतनी कॉमन नहीं है और इसमें बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे या नियर नॉर्मल लेवल होंगे वॉन विलिब्रियन फैक्टर के, ठीक है, बन तो सही रहा है लेकिन फंक्शनली डिफेक्टिव है, याद रखिएगा इसमें फंक्शनली डिफेक्टिव होगा। फिर ये टाइप 3 डिजीज़ वो बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है, बिल्कुल होती नहीं है और लेकिन बहुत ही सीवियर फॉर्म है डिजीज़ की टाइप 3। इसमें क्या होता है कि इनमें पेशेंट में वॉन विलिब्रियन फैक्टर होता ही नहीं है, डिटेक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता, इसकी एक्टिविटी बिल्कुल भी एक्टिविटी डिटेक्टेबल नहीं है और बहुत ही सफिशेंटली लो होगा इसका लेवल, फैक्टर 8 का लेवल भी लो होगा, ठीक है। वॉन विलिब्रियन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है और 8 के लेवल भी बहुत लो है। तो ब्लीडिंग एपिसोड वॉन विलिब्रियन डिजीज़ में जो है हम ट्रीट कैसे करते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट से, या फिर उस ब्लीडिंग को हम फैक्टर 8 के कंसनट्रेट्स दे के सही करेंगे, ठीक है। लैब फाइंडिंग्स में हमें ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा इनमें पेशेंट्स के जो प्लेटलेट काउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वॉन विलिब्रियन फैक्टर की कंसनट्रेशन जो है ना वो प्लाज्मा में कम हो जाएगी। इसके अलावा लैब फाइंडिंग्स में हमें प्लेटलेट की एग्रीगेशन डिफेक्टिव मिलेगी विथ रिस्टोसेटिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके साथ इनकी एग्रीगेशन कम होगी, डिफेक्टिव होगी और फैक्टर 8 की एक्टिविटी भी हमें कम मिलेगी। अब आते हैं हम विटामिन के डेफिशिएंसी पे, जो कि एक्वायर्ड है, ठीक है। हेरिडिटरी हो गई कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, अब एक्वायर्ड में विटामिन के हमें पता है फैट सोल्यूबल विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोस्टेसिस में, क्योंकि ये को फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ 6 प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कौन से हैं वो 6 प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिनमें ये को फैक्टर की तरह एक्ट करता है? वो है विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर्स जो लिवर में बनते हैं। एक है फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ये अच्छी तरह आपने रटने हैं। तो विटामिन के जो है ना हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, लिवर में स्टोर होता है। कुछ क्वांटिटी विटामिन के की हम एंडोजीनियसली कॉलन के बैक्टीरिया भी बना रहे होते हैं। तो न्यू बॉर्न्स में जो है ना विटामिन के की डेफिशिएंसी आती है, या फिर चाइल्डहुड या एडल्ट लाइफ में। तो न्यूनेटल विटामिन के डेफिशिएंसी देखें तो ये हेमरेजिक डिजीज़ करवाती हैं ऑफ द न्यू बॉर्न। लिवर सेल इमेच्योरिटी, लैक ऑफ द गट बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ द विटामिन एंड लो क्वांटिटीज ब्रेस्ट मिल्क में। अब ये तीनों ही फैक्टर आ गए तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू बॉर्न में विटामिन के की डेफिशिएंसी, ठीक है। गट में भी नहीं बन रहा, लिवर भी सेल इमेच्योर है और ब्रेस्ट मिल्क में भी नहीं, लो क्वांटिटीज़ है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका न्यू बॉर्न के लिए जो है वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करें न्यू बॉर्न को, तो उन्होंने इन्फेंट्स को दें अगर विटामिन के, तो फिर इसकी न्यूनेटल विटामिन के डेफिशिएंसी डिसअपीयर हो सकती है। दूसरी है विटामिन के डेफिशिएंसी जो चिल्ड्रन में या एडल्ट्स में हो। तो 3 मेजर कॉजेज़ है इसकी चाइल्डहुड या एडल्ट लाइफ में डेफिशिएंसी के। एक तो डाइट में ही इनएडिक्वेट है, दूसरा इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इंटेस्टाइनल मैल अब्जॉर्प्शन, तीसरा कि ये हेपेटोसेलुलर कोई डिजीज़ है, उसकी वजह से जो इसकी स्टोरेज साइट है वो लॉस हो चुकी है। अब विद द ऑनसेट ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी प्लाज्मा लेवल, इन 6 जो हमने पढ़े विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, इनके प्लाज्मा लेवल जो है ना वो फॉल कर जाएंगे, ठीक है। विटामिन के ही नहीं होगा तो फिर ये को फैक्टर की तरह कैसे एक्ट करेगा। तो इस ए इंटर्न जो है वो पीटी को प्रोलॉन्ग कर देगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, पीटीटी के भी बढ़ जाएगा। पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे विटामिन के की, रैपिडली वो रीस्टोर कर देगा विटामिन के लेवल लिवर में, ठीक है, पैरेंटली देंगे। नेक्स्ट है कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स इन लिवर डिजीज़। सिंस हमें पता है कि लिवर मेजर साइट है जो सिंथेसाइज करता है और मेटाबॉलिज्म करता है कोएगुलेशन फैक्टर्स का, लिवर की डिजीज़ जो है वो मल्टीपल हीमोस्टेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ करवा देगी। लिवर ऑल्सो कुछ इनहिबिटर्स बनाती है कोएगुलेशन के, जैसे कि वो एक इनहिबिटर है एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ठीक है। तो ये क्लियरेंस करवा रहे होते हैं, हमारे एक्टिवेटेड जो फैक्टर्स होते हैं ना उनको क्लियर करने में मदद करते हैं, और फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स को भी। तो 10 पेशेंट जिनको अब लिवर डिजीज़ हो गई है, तो अब उनके ये एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे, तो उनकी कोगुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइपर कोएगुबिलिटी हो जाएगी, और उनमें जो है ना डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगी, बहुत छोटे छोटे जो क्लॉट्स हैं पूरे ब्लड सर्कुलेशन में बन जाएंगे, और सिस्टेमिक फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगी। मेजर कॉजेज़ ब्लीडिंग के कौन से हैं लिवर डिजीज़ में? मॉर्फोलॉजिक लेजन्स हैं सबसे पहले,
अब देखें पोर्टल हाइपरटेंशन अगर हो जाती है, जैसे एग्जांपल वेराइसिस हो गए, स्प्लीनोमेगैली विथ सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का सेकेंडरीली कम हो जाना प्लेटलेट्स का, तो ये जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन में ब्लीडिंग होगी, पेप्टिक अल्सरेशन में भी होगी और गैस्ट्राइटिस में भी। अब हेपेटिक डिसफंक्शन में कैसे होगी ब्लीडिंग, कि अगर हेपेटिक सिंथेसिस ही कम हो गई है कोएगुलेशन फैक्टर्स की, या फिर कोएगुलेशन को जो इनहिबिट करने वाले फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस कम हो गई है, लाइक प्रोटीन सी की, प्रोटीन एस या एंटीथ्रोम्बिन 3 की सिंथेसिस इम्पेयर हुई है। तीसरा कि अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा विटामिन के का, ठीक है। नंबर 4, एक्टिवेटेड जो कोगुलेशन फैक्टर हैं जो कि डीआईसी करवा रहे हैं, जो छोटे छोटे क्लॉट्स डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन करवा रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे, जो एक्टिवेट हो गए हैं वो कोगुलेशन फैक्टर क्लियर नहीं हो पा रही और सिस्टेमिक फिब्रिनोलाइसिस हो रही है। तीसरा है कॉम्प्लिकेशंस थेरेपी की। देखिए मैसिव ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो लीड करती है कि डाइल्यूट हो जाते हैं हमारे प्लेटलेट्स और कोगुलेशन फैक्टर्स। इसके अलावा कोगुलेशन प्रोटीन्स, एक्टिवेटेड जो कोगुलेशन प्रोटीन है उनकी इन्फ्यूजन से हो सकता है ब्लीडिंग, और हेपेरिन थेरेपी से भी। मैनी अ टाइम्स हीमोस्टेटिक एबनॉर्मलिटी इन लिवर डिजीज इज कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनकी पीटी प्रोलॉन्ग हो जाती है और पीटीटी के भी माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, नॉर्मल फिब्रिनोजन लेवल होते हैं और उनके हेपेटिक स्टोर्स विटामिन के जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब आते हैं कोगुलेशन डिसऑर्डर्स के बाद दूसरे हेमरेजिक डिसऑर्डर जो कि हैं हेमरेजिक डिजीजेज डायस्टेसिस ड्यू टू फिब्रिनोलाइटिक डिफेक्ट्स। नॉर्मली फिब्रिनोलाइसिस कंसिस्ट क्या करती है, प्लाज्मिन एंड फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स का, इनको कंसिस्ट करती है। तो ये वाली जो फिब्रिनोलाइसिस होती है ये एसेंशियल है, प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म होता है कि वो ब्लड की कोएगुलेशन को लिमिट कर रहा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हाउएवर अगर ये अनचेक्ड रहा और बहुत ही ज़्यादा फिब्रिनोलाइसिस होती रही, अगर क्लॉट टूटता गया तो ये बहुत ही ज़ाहिर सी बात है ब्लीडिंग होती जाएगी। तो फिब्रिनोलाइसिस सॉरी कॉज जो है प्राइमरी पैथोलॉजिक फिब्रिनोलाइसिस का जो लीड कर रहा है हेमरेजिक डिफेक्ट्स की तरफ, वो फॉलोइंग है। सबसे पहला है डेफिशिएंसी अल्फा 2 प्लाज्मिन इनहिबिटर की, जो कि किसी ट्रॉमा या सर्जरी के बाद होती है। दूसरा है इम्पेयर हो रही है क्लियरेंस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की, जैसा कि सिरोसिस ऑफ लिवर में होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्लियर नहीं हो पाता। एट टाइम्स ये डिफ़िकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करना प्राइमरी पैथोलॉजिक फिब्रिनोलाइसिस को सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस के साथ, जो कि डीआईसी के साथ हो रही होती है सेकेंडरी वाली, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब पांचवें टॉपिक पे आ जाते हैं कि डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ये ऑल्सो नाम दिया गया है इसको डीफिब्रिनेशन सिंड्रोम या फिर कंजप्शन कोएगुलोपैथी। ये कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बो हेमरेजिक डिसऑर्डर होता है जो कि इंट्रावास्कुलर वेसल के अंदर होता है, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो रही होती है और हेमरेज भी हो रहा होता है एज अ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन किसी भी सिस्टेमिक डिजीज़ के सेकेंडरीली, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी इस तरह होती है कि बहुत सी कंडीशंस होती हैं जो कि डीआईसी के साथ एसोसिएटेड है। फ्रीक्वेंट वाली हम यहाँ देखेंगे, एक तो अगर मैसिव टिश्यू इंजरी हो जाए, जैसे ऑब्स्टेट्रिकल सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे एब्रप्टियो प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाए, रिटेन डेड फीटस, कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, मैसिव ट्रॉमा हो जाए, मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी हो या सर्जरी। दूसरा कहाँ होता है डीआईसी, इन्फेक्शंस में, जैसे स्पेशली जो एंडोटॉक्सीमिया है उसमें होता है, ग्राम नेगेटिव और मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया में, सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस भी करवाते हैं डीआईसी, मलेरिया में भी होता है और एस्परजिलोसिस में। देन नंबर 3, वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल अगर डैमेज हो, एओर्टिक एन्यूरिज्म में जैसा हो, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, सिवियर बर्न्स में एंडोथेलियम डैमेज होती है, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी, तो एंडोथेलियम डैमेज हो गया तो डीआईसी हो जाएगा। एंड लास्ट मिस्केलेनियस में स्नेक बाइट से होता है डीआईसी, शॉक में, अक्यूट इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस में, हीट स्ट्रोक में। अब ये कॉजेज़ हो गए। अब पैथोजेनेसिस किस तरह होगी कि हाल दो हर केस में एक डिस्टिंक्ट ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है, आइडेंटिफाई हुआ है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं ना वो इन जनरल समराइज्ड हैं एज अंडर। नंबर 1 सबसे पहले फिगर भी देखें, होता है एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन।
देखिए जो एटियोलॉजिक फैक्टर्स हैं जो हमने अभी पढ़े, तो वो इनिशिएट करवा देते हैं वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन कुछ कोएगुलेशन पाथवे की बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। ठीक है, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा और एक्टिवेशन होगी कोएगुलेशन की। नंबर 2 होता है थ्रोम्बोटिक फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंडोथेलियल डैमेज जो हुआ किसी भी थ्रोम्बोजेनिक स्टिमुलाई से, उसने जनरलाइज्ड प्लेटलेट की ये एग्रीगेशन करवा दी और अडेशन करवा दी, जिसके नतीजे में डिपोजिशन हो गई स्मॉल थ्रोम्बाई की और इम्बोलाई की डिपोजिशन हो गई थ्रू आउट हमारे माइक्रोवास्कुलेचर में। ठीक है, नंबर 3 होता है ये कंजप्शन फेज़। इसमें क्या होता है, जो अर्ली थ्रोम्बोटिक फेज़ है ना, ये फॉलो होता है बाय फेज़ ऑफ कंजप्शन हो जाती है कोएगुलेशन फैक्टर्स की भी और प्लेटिलेट्स की। उसके बाद होता है सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस। ये सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस जैसे ये एक असल में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम ना सेकेंडरीली एक्टिवेट होता है एट द साइट ऑफ इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन जहाँ हो रही है। सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस ब्रेक डाउन कर देगी फिब्रिन को, जिसके नतीजे में क्या होगा, FDP फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे सर्कुलेशन में। अब पैथोफिजियोलॉजी DIC की जो है वो स्कीमेटिकली जो है 13.8 में इसमें देखें ये शोन है सारी, ये पैथोफिजियोलॉजी है डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन की। ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये टिश्यू इंजरी हुई है, जो कि जो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े, सर्जरी, बर्न, मैसिव ट्रॉमा, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ऑप्स कॉम्प्लिकेशन या सेप्सिस जो ग्राम नेगेटिव से हो या किसी और इन्फेक्शन से, तो ये कोई भी जो है फैक्टर वो टिश्यू के थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करवाएगा, वो जाके एक्सट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट कर देगा। एक्सट्रिंसिक हुआ तो इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो गई। अब ये कोएगुलेशन के फॉलोइंग हो सकते हैं, या तो ये कंजप्शन करेगा क्लोटिंग फैक्टर्स की और प्लेटलेट्स की और कंजप्शन करके ब्लीडिंग करवाएगा, या ये इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन प्लाज्मिन को एक्टिवेट कर देगी यानी फिब्रिनोलाइसिस होगी और फिब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ये असल में FDPs थ्रोम्बिन को भी और फिब्रिन पोलीमराइजेशन को भी इनहिबिट करेंगे, तो इनहिबिट होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये ब्लीडिंग होगी। यहाँ पे है एंडोथेलियल इंजरी हो गई जो एओर्टिक एन्यूरिज्म में या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, सिवियर बर्न्स या अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में हुई, तो उसने प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाया इंट्रिंसिक। अब यहाँ पे कोएगुलेशन पाथवे हुआ, यहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होकर एक्सट्रिंसिक, यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट करके इंट्रिंसिक, दोनों ही इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन करवा रहे हैं और ये तीनों हो सकते हैं। इसमें तीसरा माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन भी करवा सकता है ये इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, जिससे इस्केमिक टिश्यू इंजरी होगी, या माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकती है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें तो दो मेन फीचर DIC के हैं, एक ब्लीडिंग होती है जो कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है, और दूसरा ऑर्गन का डैमेज हो जाना, जो कि जाहिर सी बात है इस्कीमिया की वजह से हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस हुए हैं, जैसा कि किडनी में भी हो सकते हैं, ब्रेन में भी, तो वो ऑर्गन को थ्रोम्बस जो है वो डैमेज करेंगे इस्कीमिया करवा के। जो लेस कॉमन मैनिफेस्टेशन है उनमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया है, जो हमने फिगर में भी देखा, और थ्रोम्बोसिस हो जाना लार्जर आर्टरीज और वेन्स में। लैब फाइंडिंग्स में हमें ना क्या मिलेगा कि प्लेटलेट के काउंट DIC में लो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि प्लेटलेट्स वगैरह जो है उनकी इनहिबिट हो रही है एग्रीगेशन, यहाँ पे जो है प्लेटलेट कंज्यूम होते हैं, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो प्लेटलेट कम मिलेंगे। ब्लड फिल्म में हमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया मिलेगी और शिस्टोसाइट्स की प्रेजेंस होगी, शिस्टोसाइट्स एंड फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स होंगे। क्यों? क्योंकि डैमेज हुआ है बाय ट्रैपिंग एंड पैसेज थ्रू द फिब्रिन थ्रोम्बाई। रेड सेल्स वहाँ से जब पास करेंगे तो वो डैमेज होंगे, इसलिए हमें फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स मिलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम सारे प्रोलॉन्ग होंगे क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। प्लाज्मा फिब्रिनोजन लेवल जो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि माइक्रोवास्कुलर कोएगुलेशन हो रही है, इसलिए प्लाज्मा का फिब्रिनोजन लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो ये देखे हमने FDPs, ये बढ़ जाएंगे क्योंकि सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस हो रही है। समरी इम्पॉर्टेंट लैब फाइंडिंग्स की जो कॉमन कॉजेज़ हैं हीमोस्टेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के, वो इस टेबल 13.3 में समड अप है। ठीक है, ये मेजर लैब फाइंडिंग्स हैं जो कि हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर्स में कॉमन है, जैसा कि वास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनमें वास्कुलर परप्यूरास हैं। तो वास्कुलर परप्यूरास में प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम,
एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट टाइम TT। FDPs हमें नहीं मिलेंगे, फैक्टर 8 नॉर्मल होगा, फैक्टर 9 नॉर्मल होगा। इसी तरह प्लेटलेट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमने 3 पढ़े। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पढ़ा, हेपेरिन और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो उनमें जो डिफरेंट प्लेटलेट काउंट तीनों में ही कम हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम तीनों में बढ़ जाता है, PT नॉर्मल रहता है तीनों में। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट टाइम हेपेरिन वाले में सिर्फ बढ़ेगा, बाकी में सही रहेगा, और TT भी उसी में सिर्फ बढ़ेगा। FDPs हमें तीनों में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स भी तीनों में नॉर्मल है। जो हमने कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स पढ़े 5, हीमोफीलिया A, B, वॉन विली ब्रांड डिजीज़, विटामिन K डेफिशिएंसी, लिवर डिजीज़, इन सब में हमें प्लेटलेट के काउंट नॉर्मल मिलते हैं। ब्लीडिंग टाइम इनमें सब में बढ़ जाता है क्योंकि ये कोएगुलेशन के डिसऑर्डर्स हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इनमें तो नॉर्मल था, लेकिन जो लास्ट 2 हमने पढ़े विटामिन K की डेफिशिएंसी और लिवर डिजीज़, उनमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह APTT सब में बढ़ जाता है, TT भी बढ़ जाएगा। FTPs किसी में भी नहीं मिलेंगे। फैक्टर्स की बात करें तो हीमोफीलिया A हमने पढ़ा, फैक्टर 8 कम मिलेगा, 9 तो नॉर्मल है, लेकिन हीमोफीलिया B में 9 कम मिलेगा, 8 नॉर्मल रहेगा। और वॉन विली ब्रांड में भी हमें 8 के फैक्टर जो है वो कम मिलता है, जबकि 9 नॉर्मल रहेगा। बाकी विटामिन K में, लिवर डिजीज़ में सारे दोनों फैक्टर्स नॉर्मल रहेंगे। DIC में जो हमने जो अभी पढ़ा, प्लेटलेट के काउंट हमें कम मिलते हैं क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए। और ब्लीडिंग टाइम इसमें भी बढ़ जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर PT बढ़ जाएगा, APTT, TT सारे। इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें FDPs मिलेंगे, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जाके फिर आगे और प्लेटलेट के एग्रीगेशन वगैरह को इनहिबिट करते हैं और ज़्यादा ब्लीडिंग करवाते हैं ये FDPs, ठीक है, ये हमें DIC में मिलेंगे। और फैक्टर 8, फैक्टर 9 दोनों ही डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में कम हो जाएंगे क्योंकि ये फैक्टर्स वगैरह और प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। Karl Landsteiner described the existence of major human blood groups in 1900 and was awarded Nobel Prize in 1930. जो टर्म है ब्लड ग्रुप, ये अप्लाई की गई है टू एनी वेल डिफाइंड सिस्टम रेड ब्लड सेल के एंटीजेंस का, जो कि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओवर 20 जो है ना ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिनमें अप्रॉक्सीमेटली 400 ब्लड ग्रुप एंटीजेंस करेंटली रिकॉग्नाइज हुए हैं। ABO और रेसस जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये मेजर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं। बाकी जो है वो क्लिनिकली लेस इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप सिस्टम, और उनमें कौन से आ जाते हैं, एक लेविस सिस्टम है, P सिस्टम, I सिस्टम, MNS सिस्टम, कैलन डफी सिस्टम, लुथरन सिस्टम। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इंडिविजुअल्स जिनको कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजेंस नहीं होते और उनके जो है वो प्रीवियसली वो ट्रांसफ्यूज़ भी नहीं होते, तो उनमें नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके सीरम में, ठीक है, यानी कि जिनमें कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन नहीं होता, ना ही उनको कभी हमने ट्रांसफ्यूज़ किया हुआ था, इस तरह के लोगों में नेचुरली अकरिंग उनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है वो anti-A, anti-B एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, ये 2 होती हैं, यूजुअली ये IgM क्लास की हैं। तो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो हैं ऑन द अदर हैंड जो होती हैं हमारी, वो एक्वायर्ड होती हैं जब इन रिस्पॉन्स टू ट्रांसफ्यूजन, जो कि ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज के थ्रू होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये असल में वार्म एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि IgG क्लास की होती हैं, ठीक है, कौन सी, इम्यून एंटीबॉडीज़। ये 2 तरह की हो गई, वो नेचुरल थी, ये इम्यून एंटीबॉडीज़। अब ABO सिस्टम देखें तो ये सिस्टम 3 मेजर एलीलिक जीन्स का कंसिस्ट करता है, A, B एंड O, ठीक है, ये 3 एलीलिक जीन्स हैं जो कि लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होते हैं। अब ये जो जीन है ना, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस की सिंथेसिस, ब्लड ग्रुप एंटीजन A की और B की सिंथेसिस, एंटीजन मतलब बना रहे होते हैं। तो सीरम जो है एक इंडिविजुअल का, उसमें नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उसी A एंड B एंटीजन के खिलाफ होती हैं, विच एवर एंटीजन इज़ लैकिंग इन द पर्सन रेड सेल्स, ठीक है, यानी जो एंटीजन उस बंदे के रेड सेल में जो एंटीजन नहीं है, नेचुरली लैक है, नहीं है, तो उसके अगेंस्ट उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, कि अगर वो वैसा कोई अगर बाहर से एंटीजन आएगा तो वो उसके साथ रिएक्शन करेंगी।
अब ये टेबल 13.4 भी देखें तो इसमें जो है वो दिखाया गया है ABO ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप है AB ABO। एंटीजन्स जो है इनके रेड सेल्स पे जो होते हैं AB में AB ही होते हैं, तो इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि A जो ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर जो है A एंटीजन्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सा लैक कर रहा है B, तो उसमें एंटी B वाली जो है एंटीबॉडीज़, मैंने कहा जो एंटीजन नहीं होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं नेचुरली, तो उसमें एंटी B होंगी। B किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसके एंटीजन जाहिर सी बात है B है, कौन सा वाला नहीं है, A नहीं है, तो एंटी A होगा। O जो होता है ना, O के ऊपर O एंटीजन्स होते हैं, तो कौन से नहीं है, A भी नहीं है B भी नहीं है, तो A और B के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। दो सब ग्रुप्स A के A1 और A2, इसी तरह AB भी जो है उसका भी A1B एंड A2B ये जो है रिकॉग्नाइज हुए हैं, लेकिन ये माइनर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं, इतनी नहीं रखते। रूटीन प्रैक्टिस में ABO टाइप जो है वो डिटरमाइन हुआ है बाय टेस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स विथ एंटी A एंड एंटी B के साथ हम मतलब टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं हम सीरम की अगेंस्ट द A B एंड O रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एंटी दे के और सीरम को हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो पता लगाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना O टाइप का जो है और A2, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एक और एंटीजन होता है, कौन सा है वो, H सब्सटेंस, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट है हमारे ABO से, लेकिन ये प्रीकर्सर होता है A एंड B एंटीजन का। ठीक है, और ये किन में पाया जाता है सब्सटेंस, O एंड A2 जो ब्लड ग्रुप है उनमें, रेड ब्लड सेल्स है उनमें। एन O ग्रुप इंडिविजुअल, O ग्रुप वाला जो इनहेरिट करता है A या B जीन्स, लेकिन वो फेल करता है टू इनहेरिट द H सब्सटेंस, H जीन फ्रॉम आइदर पेरेंट, तो हम उसको कहेंगे OH फिनोटाइप। ठीक है, या फिर बम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया, कि यानी कि वो O ग्रुप है, उसने A या B जीन इनहेरिट किए हैं लेकिन उसने H जीन इनहेरिट नहीं किया, तो हम उसको बम्बे ब्लड ग्रुप या OH फिनोटाइप कहेंगे। तो इस तरह के रेयर इंडिविजुअल्स डिस्पाइट इनमें प्रेजेंस हैं सारी तीनों एंटीबॉडीज़ की, तीनों होंगी। ठीक है, कौन सी होंगी, एंटी A भी होगा, एंटी B भी होगा, एंटी H भी होगा। तो रेड सेल्स जो है ना वो एग्लूटिनेट नहीं करेंगे उनके एंटी सीरा से, जब हम उनको एंटी सीरा देंगे तो वो एग्लूटिनेट नहीं करेंगे। दूसरा है रेसिस सिस्टम। ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये पहले ह्यूमन रेड सेल्स से डिस्कवर हुआ बाय द यूज़ ऑफ एंटी सीरा, जो कि प्रिपेयर किया गया वो एंटी सीरा इम्यूनाइजिंग रैबिट्स से। ई कैपिटल या स्मॉल, जो कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे मौजूद है, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 था। वन सेट ऑफ 3 जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट्स गिविंग राइज टू द वेरियस कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। एक सेट, ठीक है, हर पेरेंट से मिलेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन्स जो है वो सिमिलरली नेम किए गए हैं CCEE एंड ओनली D सिंस नो स्मॉल d एंटीजन एग्जिस्ट। ठीक है, D का स्मॉल नहीं एग्जिस्ट करता। हाउएवर आउट ऑफ दिस जो कैपिटल D एंटीजन है ये मोस्ट स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक है और इसीलिए क्लिनिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल D। इन प्रैक्टिस रेसिस ग्रुपिंग जो है ना वो परफॉर्म की जाती है एंटी कैपिटल D जो एंटी सीरम है उसके साथ। इंडिविजुअल्स जो कि D पॉजिटिव होते हैं तो हम उनको रेसिस पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें D नहीं होता एंटीजन, D एंटीजन, तो हम उनको रेसिस नेगेटिव कहते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी नेचुरली अकरिंग रेसिस एंटीबॉडीज़ नहीं है। सारी रेसिस एंटीबॉडीज़ जो है रेसिस नेगेटिव इंडिविजुअल्स में वो एक्वायर होती हैं। असल में एक्वायर कैसे होती हैं, इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस से, सच एस ट्रांसफ्यूजन में, प्रेगनेंसी के दौरान, फैटल हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न जो कि हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसे एक्वायर होती हैं रेसिस वाली एंटीबॉडीज़, नॉर्मली नहीं होती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिटेल में देखें। प्री ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। प्रोसीजर जो है वो कंसिस्ट करता है फॉलोइंग का। ABO और रेसिस यानी D ग्रुपिंग करते हैं हम पेशेंट की, जो रेसिपेंट होता है जिसको हमने ब्लड देना है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जो है वो पेशेंट के सीरम की करेंगे ताकि हम डिटेक्ट करें कि उसमें कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो रिएक्ट कर जाए। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तीसरा हमने जो डोनर का ब्लड है
उसको सिलेक्ट करना है, वो सेम होना चाहिए ABO एंड रेसस ब्लड ग्रुप। क्रॉस मैचिंग करेंगे हम पेशेंट सीरम की अगेंस्ट द डोनर के रेड सेल के साथ, ताकि हम कंफर्म कर लें डोनर रेसिपिएंट की कंपेटिबिलिटी। इंडिकेशन जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो अक्यूट ब्लड लॉस में हमने ब्लड देना होता है, वेरियस हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स जो कि हमने अभी सारे पढ़े गए। तो इन एडिशन टू द होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मॉडर्न ब्लड बैंकिंग टेक्निक्स ने पॉसिबल कर दिया है कि ट्रांसफ्यूज़ किए जाएं ब्लड के कंपोनेंट्स, जैसे कि पैक्ड रेड सेल्स, ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स किए जाएं, वाइट ब्लड सेल्स भी, कंसनट्रेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा फेरेसिस इन स्पेसिफिक सिचुएशन। अब कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? केयरफुली प्रिपेयर्ड एंड सुपरवाइज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्वाइट सेफ है, हावेवर 5 से 6% ट्रांसफ्यूजन जो है उनके अनटॉवर्ड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कुछ जो है वो माइनर हैं, जबकि कुछ बहुत सीरियस और फैटल है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जनरली दो तरह के होते हैं, इम्यून होता है, दूसरा नॉन इम्यून। इम्यूनोलॉजिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो रेड ब्लड सेल के अगेंस्ट होते हैं, जिनको हम हीमोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स के अगेंस्ट, प्लेटलेट्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। नॉन इम्यून ट्रांसफ्यूजन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाना, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो जाना, ट्रांसमिशन हो किसी भी इन्फेक्शस एजेंट की। ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हम नीचे देखें तो सबसे पहला जो इम्यूनोलॉजिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, जैसे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो इमीडिएट भी हो सकता है, वो डिलेड भी हो सकता है, इंट्रावास्कुलर भी हो सकता है या एक्स्ट्रावास्कुलर। अब बहुत ही रैपिड सेल डिस्ट्रक्शन जो एसोसिएटेड है विथ इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, ये यूजुअली होती है ड्यू टू ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी। सिंस के दोनों नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़ यानी anti-AB और anti-B जो है ना वो कैपेबल हैं ऑफ फिक्सिंग द कॉम्प्लीमेंट। तो सिम्टम्स जो है उसमें ऐसा होगा कि रेस्टलेसनेस होगी, एंजाइटी, फ्लशिंग, चेस्ट या लंबर पेन होगा, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया, नोजिया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, शॉक और रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाएगा, ठीक है, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस में। अब एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस ये मोर ऑफन होती है जब इम्यून एंटीबॉडीज़ जो है ना रेसस सिस्टम की, उनकी वजह से। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इतनी सीवियर नहीं होती, लेस होती है सीवियर, और इसमें मलेज होता है ज़्यादातर, फीवर, लेकिन शॉक और रीनल फेलियर बहुत ही कम रेयरली होता है। कुछ पेशेंट जो है वो डिलेड रिएक्शन डेवलप करते हैं, जिनमें पेशेंट जो है ना अनीमिया डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि उनके रेड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जो कि 1 हफ्ते के बाद होती है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। कुछ डिलेड रिएक्शन जनरली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी होते हैं, जिनको हम एनामनेस्टिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरे हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी, ट्राली। ये अनकॉमन रिएक्शन है जो कि रिजल्ट करता है जब ट्रांसफ्यूजन हो डोनर के प्लाज्मा की, जिसमें बहुत ही हाई लेवल हो anti-HLA एंटीबॉडीज़ का, ठीक है, जो जाके बाइंड कर जाएंगी रेसिपिएंट के ल्यूकोसाइट के साथ, ल्यूकोसाइट। तो ये ल्यूकोसाइट फिर एग्रीगेट कर जाएंगे उसकी पल्मोनरी माइक्रो म्यूटेशन में, और रिलीज़ कर देंगी मेडिएटर्स जो कि वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो पल्मोनरी अक्यूट पल्मोनरी एडिमा होगा और रेस्पिरेटरी फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। तीसरे जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो देखें तो हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अलावा कौन से होंगे, एक होता है फिब्राइल रिएक्शन। ये यूजुअली एट्रीब्यूट हुआ है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन जो कि वाइट ब्लड सेल के खिलाफ हो रहा होता है, प्लेटलेट्स के या IgA क्लास इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। दूसरा है पेशेंट जिनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट